हेलो दोस्तों, हेल्प कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके समझ सीटेट का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, सीटेट 20 अगस्त 2023 को एग्जाम होने वाला है। सीटेट ऑफलाइन बेस से दोस्तों टारगेट 15 से 15 में से 15 क्वेश्चन दोस्तों आपको कराया जाएगा। आपको बताना है 15 में से कितना आपने सही किया। तो मॉक टेस्ट दोस्तों होने वाला है सीडीपी पेडागॉजी का। सीडीपी पेडागॉजी का क्वेश्चन होने वाला है, जिसको हम बाल विकास के नाम से जानते हैं दोस्तों, बाल विकास का पेडागॉजी। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, 15 प्रश्न देख लिया तो सीटेट पास। टैगलाइन दोस्तों जो लगाया गया है वो एकदम सत्य है। अगर आपने 15 क्वेश्चन दोस्तों देख लिया तो सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सीटेट पेडागॉजी आप सबके समक्ष क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। तो लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके समक्ष, पहला क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा क्या है, सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होता है। दोस्तों, जीनों द्वारा पूरी तरह से तो निर्धारित नहीं कह सकते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव है, ये निगेटिव है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्म विकास को दूर कर सकता है। दोस्तों गलत बात है। चौथा है, पर्यावरण केवल। जहां दोस्तों अगर केवल ऑप्शन आता है तो दोस्तों ये निगेटिव माना जाता है। तो आपका चौथा कट जाएगा, तीसरा कट जाएगा, दूसरा कट जाएगा। पहला दोस्तों आपका सही होगा, लेकिन हम पहले को पढ़ते हैं। पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। हाँ दोस्तों, बेस्ट, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, यही पॉजिटिव ऑप्शन है। पर्यावरण और क्या, आनुवांशिकता। तो दोस्तों याद रखिए कि जहाँ पे पर्यावरण और आनुवांशिकता और पर्यावरण दिखाई देगा वो ऑप्शन दोस्तों आपका सही होगा, क्योंकि पर्यावरण और आनुवांशिकता, ठीक है, दोनों ही विकास के लिए बेस्ट पहलू माने जाते हैं, बेस्ट पहलू माने जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, आईएमपी क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो आपको क्या बताना है दोस्तों, निगेटिव ऑप्शन को बताना है। निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। दोस्तों आपको बता दें, पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, एक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। इन्होंने 4 स्टेज बताया है, ठीक है। पहला स्टेज पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त अवस्था और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों याद रखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो देरी न करते हुए विकल्प को पहले पढ़ते हैं। विकल्प में कहा जा रहा है दोस्तों, पहला, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। देखते हैं दोस्तों, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, किसके अनुसार बताना है, पियाजे के अनुसार नहीं है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार, ये बात सही है, याद रखिएगा दोस्तों। जीन पियाजे ने बताया है स्टेज, 4 स्टेज जो बताए हैं जीन पियाजे ने, उसमें जैसे एक जो पूर्व वो क्या संवेदीगामक अवस्था होता है वो जन्म से 2 वर्ष होता है। और दोस्तों जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष, तो दोस्तों यहाँ से दोनों कनेक्टिविटी होती, इसका मतलब 1 वर्ष का गुण जो है दूसरे वर्ष में समाहित होता है, इसीलिए इसे गुणात्मक कहते हैं। 1 वर्ष का गुण दूसरे गुण में समाहित होता है, इसीलिए गुणात्मक चरण होते हैं, एक उसमें गुण पाए जाते हैं। उसके बाद ये तो पहला सही है, अगर हम पहला सही है तो नहीं बताना, क्योंकि नॉट बताना है दोस्तों, याद रखिए। दूसरा है
बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ये बात सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, सक्रिय होकर करते हैं। तो ये भी दोस्तों होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि नॉन निगेटिव ऑप्शन बताना है। दूसरा, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। दोस्तों ये वाला ऑप्शन तो सही है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। जहाँ वातावरण होता है वहीं पर तो क्रिया अच्छा होगा, वहीं तो विकास अच्छे तरीके से होगा, वहीं तो लर्निंग अच्छी तरीके से होगा, अधिगम अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि वातावरण का बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है विकास के क्षेत्र में। विकास वातावरण में रह के रही संभव है, अन्यथा नहीं हो सकता है दोस्तों अच्छी तरीके से। तो दोस्तों ये भी पॉजिटिव है, तो निगेटिव आपका तीसरा वाला ऑप्शन और तीसरा ही सही होगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, निरंतर अभ्यास से अधिगम ही होता है। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, याद रखिएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता देते हैं 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ पेपर है। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक दोस्तों किसने दिया है आपको बता देते हैं। पूर्व संक्रियात्मक जीन पियाजे ने दिया है। इसका 2 वर्ष से 7 वर्ष माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक बच्चा क्या कर सकता है? इसमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। 2 वर्ष से 7 वर्ष के बालक में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति आ जाती है? नहीं आता है दोस्तों। और दोस्तों कितना बेस्ट, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो आपको मालूम सबसे पहले होना चाहिए मूर्त संक्रियात्मक क्या है। ये स्टेज जीन पियाजे ने दिया। जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताया है, और 4 स्टेज में ये दूसरा स्टेज है जिसका उम्र 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है। दोस्तों याद रखिएगा 2 वर्ष से 7 वर्ष होता है। और आपको जब मालूम हो जाएगा 2 वर्ष से 7 वर्ष तक बच्चा क्या कर सकता है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है? नहीं होती है। अहम मानता दोस्तों ये क्या होगा? ये भी नहीं होता है। आपको अनुकर्मणशीलता, अनुकर्मणशीलता के नाम से बोला जाता, अनुकर्मण कर्मणीयता के नाम से दोनों भी बात होता है जैसे पलटावी गुण, आप पलटावी गुण। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें दोस्तों 2 वर्ष से 7 वर्ष का जो बच्चा प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है। चित्र कोई दिखा दिया गया आएगा बच्चे को, ठीक है, तो वो बच्चा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, समझ लेगा। प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे बच्चे ने अगर बिल्ली देख लिया, उसको बता दिए जाए कि ये बिल्ली है, तो ऐसा नहीं कि दिमाग में फिट नहीं होता है, उसके डिलीमा में आ ही जाता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी होने वाला है। चौथा क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। दिया गया डॉट 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 मतलब एक्स के अलावा निम्न कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों खेल से संबंधित बताना है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण भूमिका बताना है। विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका, वे अपने शरीर पर निपुणता लाते हैं। आगे देखते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बीतने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। इसमें से आपका दोस्तों ना तो ए होगा, ना तो दूसरा होगा, आपका तीसरा होगा। यह समय बीतने का एक सुखद तरीका होता है। दोस्तों क्या होता है? यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है।
मतलब इन्हीं के अलावा दोस्तों है और सब सही है। लिखा गया है डॉट डॉट के अलावा निम्न कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब इनके अलावा सभी निभाते हैं। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका दोस्तों नहीं होता है। ये भी होता है, ये भी होता है दोस्तों, ये भी होता है, यही नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि क्या पूछा, इनके अलावा, तो अलावा दोस्तों क्या, यही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका नहीं होता दोस्तों। खेल से, ठीक है, खेल से समाज का ज्ञान होता है दोस्तों, ठीक है, भाषा का विकास होता है, खेल से शारीरिक विकास होता है, नए नए कौशल सीखता है बच्चे। तो दोस्तों यही, इसी के अलावा, और सारे ऑप्शन दोस्तों सही है। तो आपको यही बताना, यही आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आपने हेल्प कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? अगर बच्चे से पूछा जाए क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा क्या कहेगा, यस या नो, यस या नो कहेगा। क्या गंभीर चिंतन करेगा बच्चा? इसमें चिंतन करेगा? नहीं कर सकता दोस्तों, इसमें चिंतन नहीं होगा। दूसरा है सही जवाब क्या है, पूछ लीजिए सही जवाब क्या है, इसमें भी चिंतन नहीं करेगा दोस्त। आपसे पूछ लिया क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? क्या जैसे एक बिल्ली, एक ऐसे कोई चीज बना दिया गया, तो कह रहा है क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो हाँ, सोच सकता है बच्चा। जैसे यहाँ से अकबरपुर जाना है, तो बच्चे, कोई अध्यापक बताया या कोई पूछा क्या यहाँ से वहाँ तक आप जा सकते हो? हाँ जा सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा? नहीं लगा। और चौथा ऑप्शन देखते, चौथा, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। वेरी मोस्ट ऑप्शन दोस्तों चौथा ऑप्शन है, विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। जैसे 9 है, 9 पूछ लिया गया, ठीक है, किसी संख्या का मतलब 2 या 3 संख्याओं का मान एक मतलब 9 है, का योग 9 है। अब इसको बच्चे से अगर पूछा जाए कितने तरीके से इसको हम 9 ला सकते हैं, तो बच्चा एक बार सोचने पे मजबूर होगा, चिंतन विकसित होगा। कोई भी काम करना हो विभिन्न तरीके से अगर काम किया जाए, एक ही पहलू को विभिन्न तरीके से काम किया जाता है तो सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, और सोचने का सबसे गंभीर रूप कहलाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है दोस्तों, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना। दूसरा है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। और दोस्तों आपको बता देते हैं जहाँ पे बच्चे को रैंकिंग किया जाए, श्रेणी में किया जाए, वो ऑप्शन दोस्तों गलत होता है, ठीक है। परीक्षण किया जाए वो ऑप्शन गलत होता है। दूसरा व्यक्तिगत अधिगम, इंडिविजुअल अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। और दोस्तों लेबलिंग नहीं किया, अच्छा एक का बच्चा है, एक क्लास का और 2 क्लास को, दोनों में, ठीक है, लेबलिंग दोनों में बताया जाए कि, जैसे ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, जैसे लेबलिंग मतलब ये होता है दोस्तों कि एक बच्चे को और एक बच्चे को दोनों को श्रेणी में बद्ध कर दिया जाए, लेबलिंग दोनों को बराबर एक श्रेणी में कर दिया जाए, तो लेबलिंग दोस्तों नहीं होता है, निगेटिव ऑप्शन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये लेबलिंग जो होता है दोस्तों, ये निगेटिव कीवर्ड होते हैं, याद रखिएगा। लेबलिंग, रैंकिंग, परीक्षण, ये निगेटिव ऑप्शन होते हैं, निगेटिव कीवर्ड होते हैं। चौथा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। दोस्तों रैंकिंग इसमें भी आया, रैंकिंग इसमें, और आपको बता देते हैं लेबलिंग इसमें आया, तो तीनों ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता? प्रगतिशील, प्रगति हो, बच्चा प्रगतिशील हो,
ठीक है। तो करके सीखना, करके सीखने में बच्चा सबसे प्रगतिशील होगा। परियोजना बनाना, परियोजना विधि, सहयोग विधि से अगर बच्चा सीखता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7वां क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी होने वाला है। 7वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो दोस्तों आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन कहा जा रहा है पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो दोस्तों ये ऑप्शन तो नहीं होगा। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। दूसरा है स्कूल की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, स्कूल की तो आवश्यकता होती है दोस्तों। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जीवन सच्चा शिक्षक है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। आपका तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो। तीसरा को पढ़ते क्या है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करती है। स्कूल में शिक्षा जो होता है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया के बारे में प्रतिबिंबित करती है। ठीक है, तो यही आपका दोस्तों तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ इसके बारे में फैक्ट बता देते हैं। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जाता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसात कर सके। तो दोस्तों याद रखिएगा, मतलब कह सकते हैं समाज और प्राकृतिक, ठीक है, दोनों को समायोजन करके स्कूल में शिक्षा दिया जाता है दोस्तों। यही आपका दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं। सबसे पहले कोहलबर्ग दोस्तों सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। ठीक है, इसके प्रतिपादक वर्दीमर है, प्रयोगकर्ता कोहलर हैं दोस्तों। इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों, एक हमने कोहलर के बारे में बता दिया है, एक कोहलबर्ग है दोस्तों। हमने कोहलर के बारे में बता दिया गया है, लेकिन ये कोहलबर्ग है दोस्तों, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, आपको बता दें यहाँ मिस्टेक हो गया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया दोस्तों। नैतिक विकास के सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है। तो दोस्तों आपको बता देते कोहलबर्ग ने 3 चरण बताए हैं और 6 अवस्थाएं इनको बताए हैं दोस्तों। याद रखिएगा नैतिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है। पहला ऑप्शन, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया दोस्तों। ये ऑप्शन सही हो सकता है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण किया है दोस्तों, गलत बात है। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता दोस्तों। ये भी ऑप्शन सही गलत होगा। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन सही है। उनके सिद्धांतों ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों सही होगा, पहला। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों अभी है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताना आपको बता देते हैं निकटवर्ती, ठीक है, किसने दिया निकटवर्ती विकास का क्षेत्र दोस्तों, किसने दिया है आपको बताना है। पूछा जाता है कभी कभी दोस्तों, पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं, पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला, उच्च चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, गलत है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दोस्तों आपका यही ऑप्शन सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों निकटवर्ती आपको बता दें, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निकटवर्ती, इसमें सहयोग बच्चे को किया जाता है, सहयोग के माध्यम से बच्चा सीखता है। तो इसमें दिया गया सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सके। तो दोस्तों आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यही होगा, जिसमें बच्चे को सहयोग दिया जाए, इसके फोल्डिंग पार्ट या ढांचा दिया जाए। दोस्तों ये ऑप्शन आपका सही होगा, तीसरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। चलिए 10वां क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 10वां है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सही हो सकता है दूसरा, लेकिन पढ़ते हैं। तीसरा का है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। बच्चा ना तो अहंकारी होगा ना तो दृढ़ होता है। चौथा है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व समात में, एक मिनट दोस्तों देख ले, हाँ समात नहीं है, समाज है दोस्तों, याद रखिएगा। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। दोस्तों ये भी ऑप्शन, रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना है दोस्तों, पालन करता है, क्योंकि पालन नहीं करता है दोस्तों। आपका पहला ऑप्शन दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, दूसरा। मतलब एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, स्त्री और गुणों का समायोजन होता है उभयलिंगी में दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, पहला, तीसरा और चौथा गलत होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ईमानदारी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, और दोस्तों आपको बताना है 15 में से कितना आपने सही किया है। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। क्वेश्चन 11वां है, बच्चे ... को छोड़कर, मतलब इन सब में छोड़कर अन्य सभी के साथ लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है मीडिया, दूसरा सामाजिकरण, तीसरा संस्कृत, चौथा है ट्यूशन। मतलब इन्हीं सबको छोड़कर ट्यूशन को छोड़कर सभी में दोस्तों भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया में, सामाजिकरण में, संस्कृति में, ट्यूशन में दोस्तों नहीं किया जाता। दोस्तों याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्विक रिवीजन, छोटा वीडियो बड़ा धमाल। ब्रावो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मानवीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, ऑप्शन पढ़ते हैं, कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृतियों प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती होते हैं। दूसरा है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। किसी की भाषा को समझना मुश्किल थोड़ी ना होता दोस्तों, 1 से 5 तक बच्चा भाषा समझने में मुश्किल थोड़ी ना होता, हाँ आता है ऐसा कहो, ठीक है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों गलत बात है। वे बच्चे की क्षमता की
तस्वीर नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आपको बता देते हैं सीटेट पास होने का बेस्ट तरीका ये भी होता है दोस्तों, आपको नेगेटिव कीवर्ड को खोजना है जो बच्चे के प्रतिकूल हो, जो बच्चे के प्रतिकूल हो। अगर आपने वो चीज़ें खोज लिया तो वही नेगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो एक ऑप्शन होता है, वही सही होता है दोस्तों। तो इसमें सारे नेगेटिव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन IMP क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिकार बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो क्या बुद्धि तेजी से बढ़ा दिया जाएगा? दोस्तों ये नहीं हो सकता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ा दिया जाए। ऐसा कोई नहीं रिमोट कंट्रोल है कि वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए। बुद्धि को कभी तेजी से बढ़ाया नहीं जा सकता। जितना आप लर्निंग करेंगे, जितना अधिगम करेंगे, उतना ही आपका मेमोरी ब्रेन्स मजबूत होता है दोस्तों। बुद्धि तेजी से बढ़ाया नहीं जा सकता है। उसके बाद दूसरा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। दोस्तों ये तो हो सकता है। आगे देखते हैं। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं होते हैं। दोस्तों होते हैं। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों प्रभावी अध्यापन के द्वारा नहीं कि अच्छा अध्यापन दे दिया जाए, बुद्धि बढ़ाई जा सकती है प्रभावी अध्यापन से। तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा कि बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, और दोस्तों वो बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है आपने 15 में से कितना सही किया है। चलिए दोस्तों, बच्चों में प्रतिभाशालिता, बच्चों में प्रतिभाशालिता ... के कारण हो सकती है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता। ऐसा नहीं कि जिसके माता पिता सफल हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हों, उन्हीं के बच्चे पढ़ लिखने में अच्छे होते। दोस्तों ये गलत बात है। दूसरा है एक अनुशासन दिनचर्या। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं कि अनुशासन में बच्चा रखा जाए तो एक प्रतिभाशालिता कारण हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, ना तो ये भी है। दूसरा है एक संसाधन समृद्ध वातावरण। आपका दोस्तों जहां पर वातावरण और आनुवांशिकता दोनों होते हैं दोस्तों, वो ऑप्शन दोस्तों EBS में या पर्यावरण में, किसी भी बाल मनोविज्ञान में, ठीक है, ऑप्शन वही सही होगा। पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतःक्रिया करके बच्चा अंतःक्रिया करके, ठीक है, विकास को ग्रहण करता है, विकास, ठीक है, अधिगम को अर्जित करता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों पहला माना जाएगा, जहां पे आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया करके, ठीक है, बच्चा किसी चीज़ के बारे में सीखता है, तो सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। याद रखिएगा, जहां पर दोस्तों आनुवंशिकता और वातावरण आएगा वही ऑप्शन दोस्तों आपका सही होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।